हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के इस सेशन में हम मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ने वाले हैं। कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल हमने कर लिए हैं पहले की वीडियोस में। आज हम कार्बो एनायंस या कार्बोनायंस पढ़ेंगे। कार्बो एनायंस होते क्या हैं, ये क्यों बनते हैं, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, हम स्टेप बाय स्टेप जो है सारे जो है इनके प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। बच्चों, बात हम कर रहे थे कार्बो एनायंस, या तो इनको कार्बो एनायंस बोले या फिर कार्बोनायंस इनको बोल सकते हैं। कार्बो एनायंस होते क्या हैं? कार्बन विद नेगेटिव चार्ज जो होते हैं उसको हम बोलते हैं कार्ब एनायंस। ये बनते कैसे वो देखिए बच्चों। मान लीजिए एक मैंने इस तरह का कंपाउंड लिया है जिसमें कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक और एटम जुड़ा हुआ है वाई। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, जो वाई एटम है जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है अगर कार्बन से कम है, बच्चों इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता अगर कार्बन से कम है तो कार्बन जो होता है ये 2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है इनको अपनी तरफ जो है खींच लेता है, जिसके कारण कार्बन के ऊपर जो है माइनस का निशान आ जाता है और एक कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये देखिए ऐसे बनेगा ये। अब क्योंकि वाई जो मैंने लगा रखा था इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम थी, कार्बन ने जो है इतनी हिम्मत करी कि वाई के इलेक्ट्रॉन भी खींच लिए और इस पे माइनस का निशान आ गया और हमारे पास में जो बन जाएगा वाई का ऊपर प्लस का निशान आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कार्बन ने ले लिए बॉन्ड वाले, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन वाई का भी था। ये जो हमारा फॉर्मेशन हुआ है इसको हम बोलते हैं, इस स्पीशीज़ का नाम जो है कार्बो एनायंस है। हमने पढ़ा था कि जब रिएक्शन होता है बच्चों तो बीच में इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं, जो जैसे ही फॉर्म होते हैं और फॉर्म होने के तुरंत बाद ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारा इंटरमीडिएट है और इस तरह के इंटरमीडिएट जिसपे कार्बन के ऊपर माइनस का निशान होता है उसको हम कार्बो एनायन या कार्बो एनायंस कहते हैं। इंटरमीडिएट को बच्चों हिंदी में मध्यवर्ती कहते हैं। ये वीडियो जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, इसलिए जहाँ पे इंग्लिश के टर्म समझ में नहीं आ रहे वहाँ मैंने हिंदी में बच्चों लिखे हुए हैं। अब जो कार्बो एनायन फॉर्म हुआ है इसका नाम हम किस प्रकार से लिखेंगे वो देखिए। कुछ कार्बो एनायंस के नाम मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। ये जो हमारा ऊपर बना था 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, ये मैथिल कार्बन आयन है। आगे जो है कार्बन आयन इसके जुड़ जाएगा, तो इनका नाम जो हम देते समय जो इनका पेरेंट होता है उसका नाम आगे लिखते हैं जिनसे ये बनते हैं और आगे हम कार्बन आयन जोड़ देते हैं। अगर ये C2H5 है और इसके ऊपर इस तरह से निशान लगा हुआ है तो ये एथिल इथाइल कार्बो एनायन इसे बोलेंगे। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बो एनायन बच्चों कैसे लिखेंगे? ब्यूटाइल में 4 कार्बन होते हैं, एक कार्बन को टर्शरी 3 डिग्री बना दीजिए इस तरह से, और इस वाले कार्बन के ऊपर जो है माइनस का निशान हम लगा देंगे। ये हमारा हो जाएगा बच्चों टर्शरी ब्यूटाइल कार्ब एनायन। एलाइल कार्ब एनायन कैसे लिखेंगे? जब 2 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और उसके पास वाले कार्बन के ऊपर निशान होता है, चाहे पॉजिटिव का हो, फ्री रेडिकल वाला डॉट हो या फिर कार्ब एनायन वाला माइनस का निशान हो, तो इस तरह की जो फॉर्मेशन होती है उसको बच्चों हम एलाइल कहते हैं। और क्योंकि यहाँ माइनस का निशान दिख रहा है हमें, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एलाइल कार्ब एनायन। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये नाम देना समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हमने कार्बोकैटायन में किया था और ऐसे ही हमने फ्री रेडिकल में इनका नाम दिया था। जिससे भी ये उत्पन्न हुए हैं, जिनसे भी ये बने हैं, उनके नाम के आगे जिस प्रकार का इंटरमीडिएट है, फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल लिख देंगे, कार्बोकैटायन है तो कार्बोकैटायन लिख देंगे। और यहाँ हमने कार्बो एनायन था, नेगेटिव का निशान था, इसलिए हमने नाम के आगे कार्बो एनायन लिखकर इसका नाम लिख दिया। बच्चों आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि इनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक देखिए बच्चों, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हम काउंट करते हैं इस कार्बो एनायन में, सिंपल वाला जो मैथिल कार्बन आयन की बात मैं करती हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। इलेक्ट्रॉन हमारे हो जाएंगे 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे 8 हो जाएंगे। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनमें, सम संख्या में इलेक्ट्रॉन इनमें देखने को मिलते हैं हमें। अब क्योंकि इसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है बच्चों, आपको दिख रहे हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो एज अ न्यूक्लियोफाइल ये एक्ट करते हैं। क्योंकि इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉन देने वाले को हम बच्चों न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक हमने कार्बोकैटायन में देखे थे, इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक जो हैं उसके जस्ट अपोजिट है। कार्बोकैटायन जो था एक बहुत अच्छी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा था, फ्री रेडिकल भी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा था, लेकिन कार्ब एनाइन जो है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ये एक्सिस इलेक्ट्रॉन है।
क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इस इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करना चाहेगा। तो ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन देती है उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, इसीलिए मैं इसको बार बार न्यूक्लियोफाइल कह रही हूँ। एक्सेस इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहता है। इसका बच्चों हाइब्रिडाइजेशन और शेप देखते हैं हम। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बच्चों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, Z इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आपने अगर कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल वाला मेरा वीडियो देखा है तो वहाँ मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताया है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काउंट करते हैं बच्चों, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये देखिए, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 2 है। तो Z की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3 + 1 4 हो जाएगी। और जब Z की वैल्यू 4 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 होता है। जिस तरह से हमको अमोनिया में देखने को मिल रहा था कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ बनता है। sp3 होने के बावजूद भी अमोनिया जो है टेट्राहेड्रल नहीं था बच्चों। आपको अमोनिया का स्ट्रक्चर याद आ गया होगा। इस तरह से था हमारा अमोनिया का स्ट्रक्चर बच्चों। या हमारे H लगे हुए थे 3, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन N के पास में था वो इस ऑर्बिटल में पड़ा हुआ था। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो रहा था, जिसके कारण जो है हमारा अमोनिया का स्ट्रक्चर जो है पिरामिडल हो गया था। वैसे बच्चों जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम तो इसका स्ट्रक्चर भी इसी तरह से बनेगा, CH और जो लोन पेयर होगा उसको हम इस तरह से इस ऑर्बिटल में रख देंगे। यहाँ रिपल्शन होगा और ये एक पिरामिड की शेप में आ जाएगा। इसका शेप भी जो हो जाएगा हमारा पिरामिडल हो जाएगा, जैसा कि NH3 में हमें देखने को मिला था। बच्चों आगे वाली स्लाइड्स में कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के हम पढ़ेंगे। इसका मैग्नेटिक नेचर बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रही थी। अगर हम कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि कार्बोकैटाइन में और फ्री रेडिकल में बच्चों हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला था। तो इसको याद करने के लिए हम लिख सकते हैं कार्बोकैटाइन और फ्री रेडिकल जो था हमारा, इसमें हमारा sp2 और ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर हमें मिलना था देखने के लिए। और जबकि कार्ब एनाइन जो था बच्चों हमारा, इसमें पिरामिडल स्ट्रक्चर और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। इसको आप क्रॉस लगा के याद भी कर सकते हैं कंपैरिजन के फॉर्म में। अब क्योंकि बच्चों इसमें मैग्नेटिक नेचर की बात मैं कर रही थी, इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, यहाँ पे बच्चों हमने देखा था कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो पेयर्ड नेचर है, पेयर्ड रूप में हमें देखने को मिलेंगे। ऐसे ही हमें कार्बोकैटाइन जो था वहाँ पे बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे थे। तो कार्बोकैटाइन और हमारा कार्बो एनाइन जो था दोनों ही हमारे डायामैग्नेटिक हैं, और जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आएंगे तो किसी तरह का कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। कौन कौन से रिएक्शंस जो हैं हमारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनमें ये देखने को मिलता है हमें एज ए इंटरमीडिएट, तो उन रिएक्शंस के नाम बच्चों मैं आपके लिए लिखने जा रही हूँ जहाँ पे ये देखने को मिलता है। फर्स्ट रिएक्शन जो है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, 12th में आपने पढ़ा होगा, एल्डोल संघनन। सेकेंड जो है हमारा कैनिज़ेरो रिएक्शन में देखने को मिलता है, ये कैनिज़ेरो कंडेंसेशन भी कह सकते हैं, कैनिज़ेरो रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको हम। और थर्ड जो है पर्किंस रिएक्शन में हमें भी ये देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो है ये हमें बच्चों पर्किन रिएक्शन में ही देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे जो 3 रिएक्शंस मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं कार्बो एनाइंस के, जहाँ कार्बो एनाइन एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ये तीनों के तीनों जो है हमारे नेम रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। आगे हम बच्चों इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन। ये स्टेबल कैसे होते हैं, कौन से कार्बो एनाइन को हम स्टेबल बोलेंगे। स्टेबिलिटी का जो प्रायोरिटी रहेगी, जैसे हमने फ्री रेडिकल्स और कार्बोकैटाइन में लिखी थी वही प्रायोरिटी मैंने यहाँ लिखी हुई है बच्चों। सबसे ज़्यादा अगर रेजोनेंस है तो वो स्टेबल होगा, उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन का नंबर आएगा और उसके बाद में इंडक्टिव इफेक्ट का नंबर आएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चों एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे आप, कार्ब एनाइन में जो है हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत कम देखने को मिलती है, नहीं के बराबर देखने को मिलती है। हम जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मैंने कुछ कार्बो एनाइंस लिखे हुए हैं। पहला वाला जो है हमारा 3 डिग्री है, फिर जो ये 2 डिग्री लिखा हुआ है मैंने, और ये 1 डिग्री है। अगर आपने मेरे कार्बोकैटाइन वाले और फ्री रेडिकल वाले वीडियो देखे हैं तो मैंने आपको बताया था कि कार्बोकैटाइन में और फ्री रेडिकल जो है, कार्बोकैटाइन मीन्स कार्ब धनायन, और फ्री रेडिकल जो था उसमें हमारी प्रायोरिटी जो थी वो
3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल था 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल था 1 डिग्री से। लेकिन यहाँ मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कह दिया था इसके सारे प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक जो है कार्बोकैटायंस के उल्टे हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रायोरिटी जो हो जाएगी 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री की। 1 डिग्री जो है ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री से 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री से। बच्चों क्यों होता है वो देखिए। ये फर्स्ट वाला जो केस दे रखा है इसमें CH3 जो है उसका प्लस आई इफेक्ट होता है, हमें पता है। यहाँ पे 3 CH3 अटैच हैं तो 3 प्लस आई इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ 2 CH3 हैं तो 2 प्लस आई इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। और लास्ट में जो दे रखा है इसमें कोई CH3 नहीं है तो नो प्लस आई इफेक्ट यहाँ होगा। इसमें एक CH3 अटैच है तो यहाँ एक प्लस आई इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। अब जो प्लस आई इफेक्ट है वो किस तरह से इस कार्बो एनायन को नुकसान पहुंचाता है वो देखिए। इस कार्बन के ऊपर पहले से ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो ये कोशिश कर रहा है कि कोई इसको ऐसा मिल जाए जो ये इलेक्ट्रॉन इससे ले ले ताकि ये स्टेबल हो जाए। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करना चाह रहा है ताकि ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सके और स्टेबल हो सके। ये 3 CH3 जो हमारे यहाँ प्रेजेंट हैं ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इस कार्बन को जिसके ऊपर पहले से ही नेगेटिव का निशान है, तो इसको ज़्यादा अनस्टेबल बना रहे हैं। सेकेंड वाले में 2 CH3 प्रेजेंट हैं तो ये भी इसको अनस्टेबल बनाएंगे, लेकिन फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में थोड़ा कम अनस्टेबल बनाएंगे इसको। थर्ड वाले में एक ही CH3 है तो ये थोड़ा स्टेबल होगा सेकेंड और फर्स्ट के कंपैरिजन में। और इसमें जो है कोई CH3 नहीं है तो ये भी एक स्टेबल होगा और मोस्ट स्टेबल होगा इन तीनों से। ये लास्ट वाला भी हमारा 1 डिग्री कार्बन है। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि इसमें जो है हाइपर कॉन्जुगेशन हमें कार्बो एनायंस में देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ रेजोनेंस नहीं है। इस एग्जाम्पल में हमें रेजोनेंस देखने को नहीं मिल रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ होता नहीं है। तो लास्ट में हमारा बचा प्रायोरिटी देने के लिए बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बिहाफ पे 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इस पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट नहीं है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। अगर ग्रुप ही प्रेजेंट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो इलेक्ट्रॉन की अमाउंट कार्बन पे नहीं बढ़ेगी और वो अनस्टेबल नहीं होगा। बच्चों इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर में लिख देती हूँ आपके लिए। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है हमारा हो जाएगा बच्चों, यहाँ A बोल देते हैं इसको, हम इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं और लास्ट वाला जो है हमारा D हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा हो गया, सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा D हो जाएगा, उसके बाद में हमारा C हो जाएगा, फिर हमारा B है और सबसे कम स्टेबल जो है हमारा A हो जाएगा। बच्चों कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए इसमें माइनस का निशान है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस और डबल बॉन्ड, ये रिजोनेंस की कंडीशन है, यहाँ पे रिजोनेंस होगा। ये बॉन्ड जो है बच्चों यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ पे जो है माइनस का निशान आ जाएगा दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होगा और थर्ड वाले में भी कोई रेजोनेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी है स्टेबिलिटी की वो हम रेजोनेंस के बिहाफ पे डिसाइड करेंगे कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। सेकंड वाले में बच्चों हमको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, वो देखिए यहाँ पे जो है प्लस आई इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा दोनों, जो इसको अनस्टेबल बनाएगा। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने पहले ही कहा था आपको, कार्बो एनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चों नहीं होता है तो हाइपर कॉन्जुगेशन की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है कौन सा होगा, इनकी भी मैं नेमिंग कर देती हूँ बच्चों। ये पहला वाला A है हमारा, लिखा हुआ है मैंने, दूसरा वाला हमारा B हो जाएगा, तीसरा वाला C हो जाएगा। अब बच्चों स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा A है क्योंकि इसमें रेजोनेंस देखने को मिल रहा है हमें। दूसरे में जो होगा हमारा लास्ट वाला है जिसमें कोई रेजोनेंस नहीं, इसको हम न्यूट्रल भी कह सकते हैं, C वाला हो जाएगा। और उसके बाद में हमारा B वाला होगा क्योंकि यहाँ पे 2 CH3 प्रेजेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और इसको अनस्टेबल बना रहे हैं, तो इसको हम बच्चों लास्ट में लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल मैंने आपको कार्बोकैटायन के टाइम भी बताया था। CH3 CH2 लिखा हुआ है, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस का निशान, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस का निशान इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों यहाँ देखिए आप, पाई इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उस पर नेगेटिव चार्ज अगर है तो वो स्टेबल होता है। पाई इलेक्ट्रॉन हम काउंट करेंगे, जितने ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और उस पर अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो स्टेबल होगा। यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो पाई इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे हम कह सकते हैं ये वाला जो है ABC इनको नाम दे लेते हैं, C वाला जो है हमारा ज़्यादा स्टेबल है पाई इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है तो वो स्टेबल होगा।
और अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो अनस्टेबल होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे बच्चों। ये मैंने आपको कार्बोकैटायन की टाइम भी बताई थी। अब यहाँ कौन कौन से हमें अफेक्ट देखने को मिलेंगे रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव अफेक्ट में से, वो देखिए। पहले हम बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। सिंगल बॉन्ड जो है sp3, डबल जो हो गया हमारा sp2 और ये हमारा sp हो गया। s करेक्टर जो है हमारा इसमें 25% है, इसमें हमारा 33% है और इसमें जो है हमारा 50% है। s करेक्टर अगर बच्चों बढ़ता है तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी बढ़ती है और उस पर माइनस का निशान आता है तो वो स्टेबल हो जाता है। तो बच्चों आपको समझ में आया, s करेक्टर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि s ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के पास में होता है। न्यूक्लियस के पास में होता है तो न्यूक्लियस का इफेक्ट जो है उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी ज़्यादा होती है। न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है। p जो है वो s के कंपेरिजन में थोड़ा दूर होता है। जिसमें p करेक्टर ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जिसमें s करेक्टर ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ एक लाइन हम लिख सकते हैं, एक चीज़ आप यहाँ लिख सकते हैं कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, कोई एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है s करेक्टर के कारण और उसके ऊपर अगर माइनस का चार्ज है तो वो स्टेबल होगा। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है बच्चों। ये देखिए, तो हमें क्या करना है, पहले s करेक्टर निकालना है, s करेक्टर के बिहाफ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी है और फिर हमें ये लिखना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो हमारा स्टेबल होता है। इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्टेबिलिटी के बीच में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमारा हो जाएगा C B A। और अगर कार्बोकैटायन की बात करते हैं तो कार्बोकैटायन के केस में हमारा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाता बच्चों, हमने देखा था एग्जाम्पल, वहाँ भी A B और C हो जाता। कार्बो एनाइंस में हमें बहुत सारे करेक्टरिस्टिक जो है कार्बोकैटायंस के अपोजिट वाले देखने को मिलेंगे। कार्बो एनाइन में अगर ऑर्डर है C B और A इस एग्जाम्पल का, तो कार्बोकैटायन में ये ऑर्डर था A B C। क्यों था उसका रीज़न मैंने वहाँ बताया। आप चाहें तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट में ये वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आगे देखिए, हम स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बो एनाइन, कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे स्टेबिलिटी बताने के लिए कार्बो एनाइंस की। ये देखिए, इसमें C6H5 3C, 3 बेंजीन, कार्बन माइनस का निशान, 2 बेंजीन रिंग लगी हुई हैं, 1 बेंजीन रिंग। इन तीनों में हमें बताया था कि रेजोनेंस है। ये भी मैंने आपको अपने वीडियो में बताया है, जहाँ पे मैंने कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल के बारे में बात की थी। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं बच्चों, एक बार दोबारा मैं बता रही हूँ आपको। ये चीज़ मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर भी देखिए जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। 3 बेंजीन रिंग लगी हुई है यहाँ पे इस कार्बन से, जिसके ऊपर माइनस का निशान है। जब इसमें रेजोनेंस होगा बच्चों, तो जो बॉन्ड का शिफ्ट होगा वो इस तरह से होगा। ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और नेगेटिव का निशान जो है वो एक छोड़कर एक जो है यहाँ पे ऐसे जंप करेगा। ऐसे इसमें होगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा और एक छोड़कर एक हमको नेगेटिव का निशान यहाँ देखने को मिलेगा। हम तीनों जो है बेंजीन रिंग यहाँ अटैच है, उनके अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे पास इस फर्स्ट वाले जो कंपाउंड है इसकी हमें 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। सेकंड वाला जो है हमारा, इसमें हमें क्योंकि 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है CH के साथ में अटैच है, जिसके ऊपर माइनस का निशान है, तो यहाँ हमें जो है 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे सेकंड वाले में। और जो फर्स्ट वाला है इसमें हमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जिसमें जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए ये वाला जो है मोर स्टेबल है इससे, और ये वाला मोर स्टेबल है इससे, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम आगे की बात करते हैं बच्चों। आगे हमारे जो बना हुआ है वो देखिए, इसमें जो है रेजोनेंस हमें देखने को मिलेगा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो है माइनस का निशान शिफ्ट हो जाएगा। इसमें हमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ देखिए पूरा सीरीज जो है वो हमारी चेंज हो गई। फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन में यहाँ हमने 3 डिग्री वाला, ये वाला हमने यहाँ देखा था, लेकिन यहाँ पे अभी भी मैंने आपको प्रायोरिटी बताई है 1 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। तो 1 डिग्री वाले को हम पहले लिखेंगे,
फिर 2 डिग्री वाले को लिखेंगे और सबसे कम स्टेबल जो होता है 3 डिग्री वाला, इसलिए हमने इसको लास्ट में लिखा है। जबकि फ्री रेडिकल्स और कार्बोकैटायन में ये प्रायोरिटी जो थी, ये ऑर्डर जो था उल्टा था, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री था। यहाँ पे 3 डिग्री वाले में जो था 3CH3 प्रेजेंट है। 3CH3 प्रेजेंट होने के कारण तीनों जो है इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इस कार्बन को, और इस कार्बन को जिसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इसको और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं इनको भी ये देना चाहता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस पे बढ़ा दी जाएगी, जो CH3 बढ़ा रहे हैं तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है, स्थायित्व का क्रम जो है कार्बो एनायन का, कार्ब ऋणायन का समझ में आया होगा। लास्ट की जो 3-4 हैं इसमें ऑर्डर जो है अपोजिट हो गया कार्बन कैटायन का और फ्री रेडिकल से। आप स्टेबिलिटी ऑर्डर याद कर लेंगे तो बच्चों इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कुछ एग्जांपल्स और देखिए, 3 दिए हुए हैं हमें, ABC इनका नाम लिख लेते हैं। C वाला हमारा ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, एक नेगेटिव का निशान है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ये रेजोनेंस की कैरेक्टरिस्टिक जो है, रेजोनेंस की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। माइनस या लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड मीन्स रेजोनेंस की कंडीशन। यहाँ भी वही हो रहा है, लोन पेयर सिग्मा पाई, यहाँ भी रेजोनेंस होगा बच्चों। पाई बॉन्ड के बगल में कार्बो एनायन, यहाँ भी रेजोनेंस हमें देखने को मिलेगा। जब पाई बॉन्ड के बगल में कार्बो एनायन, कार्बन के ऊपर माइनस का निशान होगा तो वहाँ रेजोनेंस होता है। पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और नेगेटिव का निशान जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस वाले कार्बन पे। ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा और माइनस का निशान यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब तीनों में रेजोनेंस है तो बच्चों इसकी हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे। अब हम देखते हैं बच्चे कार्बन कौन सी डिग्री का है। ये वाला कार्बन जिसपे माइनस का निशान है बच्चों, ये 2 डिग्री है। ये वाला कार्बन हमारा 1 डिग्री है जिसपे माइनस का निशान है, और ये वाला कार्बन जिसपे माइनस का निशान है बच्चों, ये 3 डिग्री है। अभी अभी हमने पढ़ा है कि कार्बो एनायन में जो होता है 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री विच इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। तो प्रायोरिटी ऑर्डर जो है हमारा इस तरह से इसका हो जाएगा। तो B आ जाएगा पहले हमारा, फिर A हो जाएगा और फिर हो जाएगा C। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और कार्बो एनायन के अंदर इनके स्टेबिलिटी के ऑर्डर को आपको अच्छी तरह से याद करना है। उनके बीच में डिफरेंस का चार्ट बनाकर इनको आपको लर्न करना है। जब तक आप इनकी कंपैरेटिव स्टडी नहीं करेंगे बच्चों तीनों की, आपके कंफ्यूजन्स क्लियर नहीं होंगे, क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, और इसमें जो है बहुत सारे जो है मैंने कंपाउंड्स दिखा दिए हैं जिनमें कई तरह के इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, ABCDEFG। अब एक एक करके हम सबको देखते हैं बच्चों, कैसे इनकी स्टेबिलिटी को हम डिसाइड करेंगे। माइनस, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, रेजोनेंस है बच्चों यहाँ पे, यहाँ भी रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ पे NO2 प्रेजेंट है बच्चों। अब अगर हम जो ग्रुप प्रेजेंट है उसके भी यहाँ पे देखते हैं, रेजोनेंस हमारे सब में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है कोई ग्रुप अटैच नहीं है तो ये हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन जो है मिजोमेरिक इफेक्ट -M इफेक्ट होगा इसके कारण, और -I इफेक्ट जो है दोनों दिखाता है, -M इफेक्ट भी दिखाता है रेजोनेंस के कारण, -N इफेक्ट। और क्योंकि ये कार्बन जो है, ये नाइट्रोजन जो है, दोनों आपस में अटैच है सिग्मा बॉन्ड से, नाइट्रोजन कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो ये -I इफेक्ट भी दिखाएगा बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। अब क्योंकि NO2 जो है इस रिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, यही जो है ये CH2 चाहता है कि इसके ऊपर किसी तरह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाए। जैसे ही NO2 इस रिंग से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, CH2 के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस रिंग के अंदर आ जाएंगे और ये हमारा स्टेबल हो जाएगा। CHO जो है वो भी जो है -M इफेक्ट दिखाएगा, ये भी -I इफेक्ट दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये भी इस रिंग को स्टेबल बनाएगा। ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। CH2 के ऊपर पहले से ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बच्चों, अगर O और इलेक्ट्रॉन दे देगा तो CH2 के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाए ऐसा ये CH2 कभी नहीं चाहेगा। तो OH का अटैच होना इसको अनस्टेबल बना रहा है। बच्चों उम्मीद करती हूँ रीज़न आपको समझ में आ रहे होंगे जो मैं साथ साथ लिखती जा रही हूँ। OH के इफेक्ट बच्चों में लिखना भूल गई थी,
प्लस m इफेक्ट दिखाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। O का जो है बच्चों माइनस I इफेक्ट भी होता है, लेकिन जब हम माइनस I और m इफेक्ट को एक साथ देखते हैं तो माइनस I इफेक्ट जो है इतना डोमिनेट नहीं करता है O के केस में, तो हम सिर्फ प्लस m इफेक्ट ही कंसिडर करेंगे। OCH3 में बच्चों जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ प्रेजेंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा CH2 के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, ये भी इसको अनस्टेबल बनाएगा। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा है जिससे अटैच है, जैसा पहले वाले एग्जाम्पल में था। माइनस I इफेक्ट भी दिखाएगा ये, और साथ में जो बच्चों प्लस m इफेक्ट दिखा रहा था, मैंने अभी भी आपको बताया है कि O का माइनस I इफेक्ट जो होता है इतना डोमिनेट नहीं करता है, m इफेक्ट जो है डोमिनेट करता है। अब यहाँ जो है बच्चों हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। ये कार्बन है जिससे डबल बॉन्ड अटैच है। हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चों हमें 3 जगह देखने को मिलता है, एक एल्कीन में मिलता है, एक फ्री रेडिकल्स में मिलता है, एक कार्बोकैटायन में मिलता है। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, उससे ये कार्बन अटैच है और इसके ऊपर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। जैसे ही H+ निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ जाएंगे। तो यहाँ F वाले केस में बच्चों हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा, अति संयुग्मन। जैसे ही H+ निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जो है रिंग के अंदर एंटर करेंगे, इलेक्ट्रॉन देगा तो CH2 पे इलेक्ट्रॉन की अमाउंट बढ़ जाएगी और CH2 के ऊपर इलेक्ट्रॉन के अमाउंट बढ़ते ही वह अनस्टेबल हो जाएगा। CH3 जो है ये इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखाएगा बच्चों, तो यहाँ पे हमें प्लस I इफेक्ट भी देखने को मिलेगा और इस कंपाउंड को ये अनस्टेबल बना देगा। अब क्लोरीन की बात करते हैं। इसमें देखिए बच्चों क्लोरीन अटैच है, क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लोरीन जो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में देगा, रिंग में देगा तो इस CH2 पे इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन जो है रिंग में देने को मिजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं हम। थ्रू रेजोनेंस, अगर इलेक्ट्रॉन जो है रिंग में रेजोनेंस के थ्रू एंटर कर रहे हैं तो उसको हम मिजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं रेजोनेंस के थ्रू तो उसको हम माइनस m इफेक्ट कहते हैं, माइनस मिजोमेरिक और प्लस मिजोमेरिक। इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा है तो प्लस m, इलेक्ट्रॉन निकालने वाला ग्रुप लगा है जैसे NO2 था तो माइनस m हो जाएगा हमारा। Cl जो है बच्चों यहाँ ध्यान से देखेंगे बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन के कंपैरिजन में, जिससे अटैच है सिंगल बॉन्ड से। ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये हमें जो है माइनस I इफेक्ट भी दिखाएगा। ये एक एक्सेप्शन है बच्चों। क्लोरीन जो होता है इस केस में प्लस m इफेक्ट जो है वो डोमिनेट नहीं करता है, माइनस I इफेक्ट डोमिनेट करता है। ऑक्सीजन के केस में जो है बच्चों प्लस m इफेक्ट डोमिनेट करता है, माइनस I इफेक्ट डोमिनेट नहीं करता है। ऑक्सीजन के मैंने आपको 2 एग्जाम्पल यहाँ बता रखे हैं जिसमें मैंने प्लस m इफेक्ट जो है उसको कंसिडर किया था, माइनस I इफेक्ट को यहाँ कंसिडर नहीं किया था। तो इस बात को आप याद रख लेंगे। अगर ऑक्सीजन लगा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ में तो हम प्लस m इफेक्ट जो है डोमिनेटिंग दिखाएंगे वहाँ पे, और अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो वहाँ पे हमें दिखाना होगा कि माइनस I इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करता है। अब इसकी जो ऑर्डर है कैसे लिखेंगे हम, जो स्टेबल है उनको देखेंगे पहले। एक तो हमारा स्टेबल हो गया ये वाला B वाला, एक हमारा स्टेबल है C वाला, और लास्ट वाला एक और रह गया था हमारा, ये भी स्टेबल है। तो पहले हम लिखेंगे स्टेबल वाले को। तो B और C जो है इसमें 2 इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ रही है माइनस m इफेक्ट के कारण, माइनस I इफेक्ट के कारण, और C वाले की जो है स्टेबिलिटी बढ़ रही है माइनस m इफेक्ट और माइनस I इफेक्ट। हम देखेंगे दोनों में जो है रीजन सेम है। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि जो NO2 है उसका मिजोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा है कि CHO का है, तो NO2 होता जो है उसका सबसे ज़्यादा होता है। तो पहले B लिखेंगे, उसके बाद C लिखेंगे, फिर G लिखेंगे और उसके बाद में हमारा A आएगा क्योंकि A पे कोई इफेक्ट नहीं है, कोई ग्रुप अटैच नहीं है। अब जो अनस्टेबल वाले हम देखते हैं बच्चों, एक हमारा अनस्टेबल वाला जो है D वाला है, एक अनस्टेबल हमारा E वाला है और एक अनस्टेबल हमारा F वाला है। सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा उसको हम लास्ट में लिखेंगे, सबसे कम अनस्टेबल वाले को हम यहाँ लिखेंगे। इसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, सबसे कम अनस्टेबल करेगा ये। तो पहले हम लिख देंगे F वाला क्योंकि कम अनस्टेबल कर रहा है, इसका मतलब ज़्यादा स्टेबल है इन दोनों के कंपैरिजन में। अब हमारा बचा D और E। सबसे ज़्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है OH के पास में होता है
और OCH3 जो होता है इसको मेसोमेरिक इफेक्ट इस OH के कंपैरिजन में कम होता है। तो OH जो है वो सबसे लास्ट में आएगा बच्चों, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कर रहा है। और जो OCH3 लगा हुआ है जहाँ पे E वाला, वो इससे पहले आ जाएगा। तो हमारे प्रायोरिटी सीरीज जो है बच्चों इस तरह से बन जाएगी, B वाला, C, G, A, F, E और D। तो अगर इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स हमें दिए हुए हैं बच्चों, तो हम लोग उनकी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी निकाल लेंगे। और एक बार स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी हमने निकाल ली, तो स्टेबिलिटी को आपस में कंपेयर करके स्टेबल वालों को पहले लिख लेंगे। उसके बाद में बीच में हमें न्यूट्रल वाला लिखना है, अगर कोई ग्रुप उस पर नहीं लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन निकालने वाला या इलेक्ट्रॉन देने वाला। और उसके बाद में उनका नाम लिखना है जो उसको अनस्टेबल करते हैं। अनस्टेबल अगर बहुत सारे हैं तो उनमें भी हमें छांट लेना है कि कौन ज़्यादा अनस्टेबल करता है, उसको लास्ट में लिख देंगे। जो कम अनस्टेबल करता है उसको हम पहले लिख देंगे। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये कार्बन आयन वाला मेरा वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।